नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। हरियाणा भाजपा के एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने ठुकरा दिया है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि दोनों चुनाव अलग अलग ही लड़े जाएंगे। भाजपा नेतृत्व ने हरियाणा के नेताओं को पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर माह तक है। लोकसभा और विधानसभा में यदि 6 माह का अंतर हो तो केंद्रीय चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार होता है। इसको लेकर के भाजपा के साथ साथ अन्य दलों ने चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भाजपा के थिंक टैंक ने आपत्ति जताई। तर्क दिया गया कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो विधायक अपने चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और लोकसभा प्रत्याशियों का प्रचार कमजोर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने की कोशिश में है। इसलिए किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ढिलाई नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में मुलाकात की थी। तीनों वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। और वहीं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को 400 पार और बीजेपी 370 सीटें जरूर लेकर आएगी। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब दूर नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बात करें अगर राजनीतिक पार्टियों की, तो लगातार उनकी तैयारियां तेज है। लगातार जो है चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। और बात अगर हरियाणा की करें तो जो हरियाणा की बीजेपी है उसने प्रस्ताव दिया था केंद्रीय नेतृत्व को कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाए, क्योंकि इस बार ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अक्टूबर तक का वो कार्यकाल है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव में जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। विधायक जो है वो अपने चुनाव की तैयारियों में लगेंगे, ऐसे में जो है वो चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अलग अलग चुनाव कराने की ही बात कही गई है। और बात अगर तैयारियों को करें तो सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जाए। और वहीं संसद में जब बजट सत्र हुआ तो इस दौरान राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया और उसके धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटें मिलने वाली है। और बात अगर बीजेपी की करें, उन्होंने कहा कि 300 सीटें जरूर बीजेपी को, 370 सीटें बीजेपी को जरूर मिलेंगी। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। ऐसे में ये देखने को भी बात बनती है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास ये होता जा रहा है कि लोकसभा में एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व उनके हाथ में आने वाला है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। हुकुम सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनु सूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हुकुम सिंह भाटी जी आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से बात हो रही थी पहले, हरियाणा बीजेपी ये बात कर रही थी कि दोनों चुनाव अगर एक साथ होंगे तो अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए मना कर रहा है। तो ऐसे में अगर अलग अलग चुनाव करवाना होता है तो कितने बेहतर तरीके से बीजेपी प्रदर्शन अपना दे पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा उन्होंने इसको बड़ा एक प्रायोरिटी पर भी लिया और बड़ी प्राथमिकताओं में रखा कि पूरे देश का चुनाव एक साथ होना चाहिए। अब जैसे कि हरियाणा प्रदेश का चुनाव भी 2024 में ड्यू है, तो इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई कि चुनाव दोनों अपना लोकसभा का भी और हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी एक साथ हो जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय काम नहीं करती, चुनाव के समय तैयारी नहीं करती, पूरे 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखती है और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए। उसके बाद जो है आज जो अब सरकार की जो मंशा भी है और सरकार ने जो तैयारियां शुरू की है, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। अभी हमारा ग्राम चलो अभियान और नारी शक्ति बंधन दोनों अभियान हमारे बहुत जोरों पर हैं। उससे पहले हम सरकारी योजनाओं को लेकर के, जो योजनाएं गांवों में जो लागू हुई हैं, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उनको जन जन तक पूरे देश में लेकर के गए हैं और उसका बहुत बड़ा रेस्पॉन्स जो है, बहुत बड़ा जो है जनता से उसका रेस्पॉन्स मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को फील्ड में पूरे देश में उतार चुकी है और निश्चित तौर पर, जैसा कि ज्योति जी आपने भी अभी बताया है कि बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 से ऊपर का नारा है कि 400 से ज्यादा सीटें हम लेंगे और निश्चित तौर पर देश में एक अनुकूल माहौल है। 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार केंद्र में बनने वाली है और निश्चित तौर पर 2024 में हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी है और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। ठीक है भाटी जी, ठीक है भाटी जी, लौट के आऊंगी आपके पास, तमाम सारे सवाल आपसे और लूंगी, लेकिन कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुए हैं। कमल हांडा जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी नारा दे रही है, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार एनडीए तो 400 पार है ही है, बीजेपी जो है वो 370 पार है। तो ऐसे में आप कितने पार का नारा देंगे, यानी कांग्रेस कितने पार का नारा देने वाली है? ज्योति जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाई को नमस्कार और प्रवक्ता बहन को भी मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी सादर नमन। धूल चेहरे पर लगी है और आईना साफ करने में मसरूफ है, भाजपा के लिए कह रही हूँ मैं। ये धूल चेहरे पर लगी और आईना साफ करने में मसरूफ है। सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, उधर ही ले लो कश्ती जिधर तूफान आया है। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर ये सियासतदार में गिराने में कितनी बार गिरे। तो मैं इनकी पहले तो यही पूछना चाहूंगी मैं इनसे कि ये इनके पास मुद्दे क्या है, इन्होंने काम क्या किया है, किसके बल पर, किसके दम पर ये वोट मांगने जा रहे हैं। और 9 साल बाद इनके मुख्यमंत्री को यात्रा याद आई है जो पहले 5 साल बाद नहीं आई थी, ठगबंधन के बाद याद आई है जब बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया, प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तब इनको याद आया है। ठीक है, और मैं पूछना चाहती हूँ इनसे 2-3 सवाल। 400 पार का नारा अगर ये दे रहे हैं, पहले उसका जवाब दे देती हूँ। ठीक है, मैं कोई नारा नहीं दूंगी मैडम मैं कि 400 पार या इतना पार या कुछ पार, क्योंकि ये लोग तो घपलेबाजी करते ही हैं, इनमें इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए अब आंदोलन एक उठ रहा है कि बैलेट पेपर जो चुनाव हो, वो उसका भी सैंपल इन्होंने हमें चंडीगढ़ में दिखा दिया जो हाई कोर्ट तक में गया। और ये बात करते हैं नारी वंदन की 400 पार की, तो फिर इनसे पूछना चाहिए कि आप जिनके चरण चाटुकार हैं वो इतने जोशियों को क्यों कंसल्ट कर रहे हैं। ये जरा पूछिएगा जरा, मैं अपने केंद्र में आशा से इतने जोशियों को क्यों पूछ रहे हैं कि भाई बताओ मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। उनको तो सत्ता में रहना है। सत्य प्रकाश मलिक जी का मैं आज एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे हैं जो मुर्दों के पास बैठकर रोटी खाने वाले इंसान है। इंसान नहीं कहूंगी मैं, इंसान में इंसानियत होती है। ठीक है, बाकी ये 10,000 मजदूरों को आप जो हरियाणा के और यूपी के मिलाकर 10,000 लोग हैं, उनको आप क्यों भेज रहे हैं युद्धग्रस्त एरिया में, इसका जवाब दे दीजिए। हांडा जी सुनिए तो, दूसरी बात हांडा जी, मोदी जी ने जब आज ये कहा अभिभाषण का धन्यवाद देते हुए, उन्होंने जब कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद सुनते हुए जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तक 400 पार का नारा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम तीसरी बार जल्द ही आने वाले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल में हमने यूपीए के गड्ढे भरने का काम किया है, दूसरे कार्यकाल की बात करें तो नए भारत की नींव रखने का काम किया है, इसीलिए हमारा तीसरा जो कार्यकाल है वो अब नजदीक है। गड्ढे भरे नहीं, इन्होंने खोदे हैं। किसानों के लिए देखा होगा आपने, खट्टर सरकार ने किले भी गाड़ी लंबी लंबी जो हमने आज तक नहीं देखी थी, और खड्डे भी गिरे हैं। और इनके पास सबसे बड़ा खड्डा तो अडानी का है कि जिसे पूरी भाजपा समा जाए।
ठीक है। और दूसरी बार में इन्होंने क्या किया, आपने क्या बताया, पहली बार तो खड्डे भरे, दूसरी बार क्या किया, नए भारत की नींव रखने का काम किया है। नए भारत की नींव नहीं, इन्होंने अडानी और उद्योगपतियों के बिजनेस की नींव रखने का और उनको बढ़ाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का इतना काम किया है कि हमारे देश पर जो सिर्फ 56 लाख करोड़ का कर्जा था, जिसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी रेड अलर्ट दे दिया है, 215 लाख करोड़ हो गया। वो पैसा कहाँ गया? एमएलए की खरीद फरोख्त में 25-25 करोड़ की ऑफर तो आम आदमी पार्टी के लोगों को आई है, हमारे लोगों को भी आई है। कुछ बिक गए जो बेईमान थे, जो बिक जाते हैं, ठीक है, मैं उसमें इनकार भी नहीं करती, जो चीज सामने है। लेकिन ये खरीदने वाले देखो, इन्होंने बाजार जो बना रखा है, अरे भाई आप इसे फ्लिपकार्ट पे ही लगा दीजिए ना, सेल परचेज जो भी आपने करनी है, खुला धंधा, खुला खेल फरुखाबादी करिए, हो भी रहा है वैसे। और दूसरी बात नंदन की इन्होंने बात की, नारी शक्ति अभिनंदन की बात है, मैं आपसे 2 हांडा जी लौटूंगी आपके पास। अनुसूरा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, हांडा जी दोबारा लौट के आऊंगी, फिर आपसे सवाल लूंगी। अनुसूरा जी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, आपने जिस तरीके से सुना, बीजेपी का अपना नारा है इस बार 400 पार, कांग्रेस के अपने अलग मुद्दे हैं, ऐसे में इनेलो के क्या कुछ मुद्दे हैं और आप कैसा नारा देना चाहेंगी? जी ज्योति जी, हमारा नारा हमेशा जो था वो ही रहेगा कि लोकराज लोकनाथ से चलता है, और जो देवीलाल जी का नारा था वो भी इनेलो का नारा हमेशा रहा है और हमने उस पर काम किया है। मैं यहाँ कहूंगी कि भाजपा जो कहती है कि 400 पार, आप 500 पार कह दीजिए, तो बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है। हरियाणा में इन्होंने पिछली बार कहा था 75 पार, लेकिन क्या हुआ वो सब जानते हैं। देखो, ये एक होता है कि आप परसेप्शन बनाते हैं राजनीति में, लेकिन अब जनता समझती है कि आप कोई भी बेहुदा बात जनता के बीच में एक शगुफा छोड़ दोगे तो जनता उससे बिलीव नहीं करेगी। मैं मेरे भाई भाटी जी को कहना चाहूंगी कि जो व्हाट्सएप पे जो आता है वो ही सच्चाई नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो आपके पास फीड पहुंचता है कि 400 पार, आपको क्या हरियाणा के हालात नहीं जानते हैं? हरियाणा में मैं ये जरूर कहूंगी कि हरियाणा में लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनुकूल माहौल बना हुआ है पूरे देश भर में और हरियाणा में, ऐसे में तय है कि बीजेपी की सरकार एक बार और आनी ही है। नहीं, अनुकूल माहौल किसे कहते हैं? अनुकूल माहौल मैं बताती हूँ आपको कि इन्होंने हरियाणा में कहा था कि 75 पार, और एक पार्टी कहती थी जमुना पार, और वो आज दोनों सत्ता में है, ठगबंधन करके सत्ता में है। तो मैं ये कहूंगी कि अब की बार हरियाणा करेगा आर पार, और लोकदल जो कि हमारा क्षेत्रीय दल है हरियाणा का, उसके हम सांसद बनाने का काम करेंगे ताकि क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जा सके। ये जो सेंट्रल पार्टियां हैं, इनके लिए सांसद महज एक नंबर बन के रह जाते हैं, वो सेंटर की कठपुतली बन के रह जाते हैं। लेकिन जब एक क्षेत्रीय पार्टी के सांसद होते हैं तो वो क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए भाजपा ने हर जिले के अंदर एक वो किया था, एक प्रदर्शन किया था SYL को लेके। तो आज बीजेपी को SYL में या कांग्रेस हालांकि विपक्ष में है, लेकिन भाजपा तो सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। वो धरने प्रदर्शन जो इन्होंने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए किए थे SYL के लिए, आपने एक ईंट नहीं लगाई। आपको हरियाणा के किसानों की कोई परवाह नहीं है, और सिर्फ पानी का मामला नहीं है, चाहे बीमे है, मुआवजे हैं, जो क्षेत्रीय मामले हैं। आप देखिए वापस लौटूंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी, इसके बाद हांडा जी आपसे लूंगी। ठीक है हांडा जी, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, क्या कहना चाह रही है, उसके बाद से भाटी जी के पास आऊंगी। मैं ये कह रही थी, जैसे 400 पार का नारा दे रहे थे, इनको बिहार में नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी और हेमंत सोरेन की सरकार इन्होंने क्यों तोड़ी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बहादुरी से वो लड़े हैं, और जैसे इन्होंने उनको ईडी के जाल में फंसाने के चक्कर में फंसाने की कोशिश की, वो निकल कर आए हैं। और पूरे आदिवासी जो हमारा, दोबारा लौटूंगी भाटी जी बने हुए। भाटी जी, दोनों के सवालों को आपने सुना किस तरीके से। आपका कहना है कि 400 पार इस बार होना ही होना है, देश में अनुकूल माहौल है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस बार जनता ने आपका सफाया करना ही है। किस तरीके से आप सत्ता में काबिज है ये सभी जानते हैं, इनका आरोप है। क्या कुछ सवालों का जवाब देंगे इनके? ज्योति जी, मैंने दोनों बहनों को सुना है, हमारी इनेलो से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, सिवाय
जो रटी रटाई बातें इनकी, अभी इनेलो की हमारी बहन प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि किसानों को जो है किसानों के आंदोलन को खराब करने का काम किया। शायद इनको पता नहीं, इनसे पहले प्रवक्ता आते थे वो कहते थे कि इस किसान आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और बाद में कहने लगे नहीं किसान, हम कहते थे कि किसान आंदोलन नहीं है, ये पार्टियों का आंदोलन है। जो पार्टियां हाशिए पर पहुंच गई हैं वो अपने को जिंदा रखने के लिए लूंगी आपसे जवाब लूंगी, पहले भाटी जी को सुन लीजिए। चलिए, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता, इसलिए केवल इनकी जो है ना ये पुरानी दिखाई बातें हैं। और क्योंकि एक सुन लीजिए आप जरा, बीच आप कमल हांडा जी, आप कैसी प्रवक्ता है पहले भी मैंने देखा है। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, लेकिन आप तब आप बीच में मत इंटरप्ट करिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कहती है किया क्या है, ये इसका सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस या इनेलो या अपोजिशन से लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट जनता ने दिया हुआ है। जनता ने चुनाव, आप चाहे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव देख लीजिए, पंचायती राजों के चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस का एक कोई जीत कर नहीं आया। और ये जो जिस पर इन्होंने हाथ रखा था, जो इनके कैंडिडेट थे, जिनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी पैरवी के लिए खड़े हुए थे, जिनके लिए वो प्रचार कर रहे थे, वो सारे के सारे हारे। उसके अलावा जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जन समर्थन दिया है। और दूसरी बात, आज ये अगर ये कहें कि कुछ नहीं हुआ, ये बात है पिछली 20 साल 30 साल पहले कोई हवा में बात करता था, तो एक अलग बात है। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आज कोई भी योजना है, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे दूसरी हर घर जल है, चाहे जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से जो किसानों को, मजदूरों को जो राशन देने का काम किया, जो हाउसिंग के जरिए बहनों को, सबसे ज्यादा तो मकान बहनों को, हमारी दोनों बहनें बैठी हैं, इनको खुशी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा मकान तो बहनों को मिले हैं। इसलिए ये जो आज बेनिफिट है। दूसरी बात, कोई भी योजना, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जो हम 100 रुपए भेजते हैं तो केवल 10 रुपए वहां तक नीचे तक पहुंच पाते हैं, 90 रुपए बीच में गायब हो जाते हैं। आज 100 रुपए के 100 रुपए नीचे तक जाते हैं, 100%। ठीक है भाटी जी, ठीक है भाटी जी, भाटी जी लौटूंगी आपके पास, फिर से आपके सवालों को जवाब लूंगी। हांडा जी, 100 रुपए के 100 रुपए आज नीचे तक पहुंचते हैं, पहले 10 रुपए पहुंचते थे, जवाब दीजिए। आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही हांडा जी, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। अनु जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मेरे भाई भाटी साहब ने कहा कि जो आंदोलन किसानों ने किया वो पार्टियों का नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो जनता का आंदोलन था। लेकिन जिन पार्टियों को किसानों के प्रति थोड़ी सी भी, सुनिए भाटी साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी सुनिए। बिल्कुल वो जनता का आंदोलन था। लेकिन जो पार्टियां किसानों के प्रति हितैषी थी, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना समर्थन दिया। और हमारी पार्टी के एकमात्र एमएलए ने तो इस्तीफा तक दिया किसानों के लिए। फिर आप बात करते हैं कि आंदोलन जीवी, जो जनता को आप कहते हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, स्वामीनाथन आयोग के लिए नंगे होकर आपके लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, जो आज मंत्री पदों पे बैठे हैं। आपकी एक नेत्री, जो कि राष्ट्रीय स्तर की नेत्री है, वो प्याज की माला पहन के सड़कों पे, चौक पे बैठ के प्रदर्शन करती थी, एलपीजी सिलेंडर में प्रदर्शन करती थी। और तो आप पुराने समय मत भूलिए कि एक समय पे आप भी आंदोलन जीवी थे। विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता सत्ता पक्ष के लिए। उसके अलावा आपने कहा कि हमने किसानों का मान दे दिया, हमने उनको 2000 रुपए की जो किस्त आप लोग देते हैं, 17 रुपए रोज का लगभग वो पड़ता है, जिसमें 2 टाइम की चाय भी ढंग से नहीं बनती। तो ये जो एहसान आप बता के किसानों पे कर रहे हो, ये 2000 रुपए से किसानों का घर नहीं चलता। अगर आपकी शक्ति होती। ठीक है अनु जी, हांडा जी कुछ कहना चाह रही थी, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अनु जी फिर आऊंगे आपके पास लौट के, समय की कमी है। ठीक है हांडा जी कहिए।
जी, किसानों की तो ये सबसे बड़ी दुश्मन है। वो बिल्कुल ठीक कहा अनु बहन ने कि 16 रुपए भी एक दिन का नहीं बैठता, जबकि आप बात करते थे किसानों की आय दुगनी करने की। और जो बात आप कह रहे हैं सरकारी स्कीम जो है जनता तक पहुंचे, फिर आपको उनके पास जाने की क्या जरूरत है गाँव-गाँव, क्योंकि आपने तो पोर्टल बड़ा खेला है, डिजिटलाइजेशन बहुत करी है। और 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया, मुझे ये नहीं समझ आया भाटी जी। और एक चीज बताना चाहूंगी मैं चैनल के माध्यम से कि 1 लाख करोड़ जो खेती बाड़ी किसानों के लिए जो रिजर्व रखा हुआ था पैसा, वो आपके आका ने यानी कि खट्टर सरकार ने वो केंद्र को सरेंडर करा है। अभी रिसेंटली पता करके आना जरा डेटा, फिर बात करना मुझसे आप। सरेंडर कर दिया है, किस लिए? किसान। और ऊपर से आप चैनल पर आकर बड़े बड़े दावे ठोकते हैं झूठे कि जी हमने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। किसानों को आपने 750 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार है। और मुझे ये भी बताइए पहलवान बेटियों को न्याय कब मिलेगा, खेल कोच को न्याय कब मिलेगा? FIR हो गई संदीप सिंह के खिलाफ, उसके लिए आपने क्या किया? और उसके लिए तो आपके आका ने खुला विधानसभा में बोला उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि आप सरपरस्ती करना चाहते हैं ऐसे व्यभिचारियों की, क्योंकि वो आपके मेडल जी भ्रष्टाचार आपका मुकुट है। और जो ठीक है अन्ना जी, जवाब ले लेते भाटी जी से। भाटी जी से जवाब ले। भाटी जी दोनों के सवालों का जवाब दीजिए फाइनल कमेंट के साथ। जी देखिए, अभी स्वामीनाथन की बात की तो मेरी बहन अनु जी को शायद पता नहीं इस बात का पता है या नहीं है, मुझे नहीं इस बात का पता कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उनको लागू करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था। कांग्रेस ने कभी वो लागू नहीं की। स्वामीनाथन कोई एक लाइन की रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत पूरी उसकी अलग अलग पॉइंट वाइज रिकमेंडेशन है। उसको लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसमें अच्छे बीज देना, उसमें लोन देना, उसमें MSP पर जो फसल का बिकना, और स्वयं देखिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो स्वामीनाथन खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रिकमेंडेशंस है उनको लागू किया। सर्टिफिकेट तो सबसे बड़ा वो है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज डिजिटलाइज वे से है, किसान को सम्मान निधि मिली है, हमें किसी और पार्टी ने दी क्या? सम्मान निधि दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन। पैसे है वो किसी के बात के कमाए हुए नहीं है। सम्मान निधि दी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं पड़ी, किसान खुशहाल था। इसलिए केवल ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 2014 मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में किसानों को भाव चाहिए, किसानों को भाव चाहिए फसल का, किसानों को फसल का भाव चाहिए, खाद भी सस्ता चाहिए। नरेंद्र जी के मामा जी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, ये तो आने वाले समय में ज्यादा बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में पार्टियों ने कमर कस ली है, अपने अपने तरीके से प्रयासों में लगे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो वो 400 पार का नारा दे रही है कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगी, और वहीं बात करें बीजेपी की तो 370 पार जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।